आज हम लोग एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 के संदर्भ में देखेंगे। अगर 1830 से 1848 तक के यूरोप को देखो तो हम पाते हैं कि कंजर्वेटिव्स का नियमित प्रयास हो रहा था जो हम लोग अपनी सत्ता को स्थापित करें, जबकि बहुत सारे ऐसे यूरोपियन हिस्से थे जहां उदारवादी क्रांतिकारियों का आंदोलन भी नियमित रूप से शुरू था। इटली, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य को लेकर के देखो तो हर जगह जो है सो अपनी मान्यताओं को स्थापित करने का प्रयास शुरू किया गया था। चाहे वो आयरलैंड हो, पोलैंड हो, ये अधिकांश लोग मिडिल क्लास इलाइट के रूप में जाने जाते थे और यह चाहते थे जो इस तरह की स्थिति को नए सिरे से लाया जाए जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात हो। वैसे भी तुम देखो तो उदारवादी में राष्ट्रवादियों में शिक्षित मध्यम वर्ग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक वर्ग भी थे, इसमें स्कूल टीचर्स की बात करो या कॉमर्शियल मिडिल क्लास की बात करो, ये सब के सब इसमें शामिल थे। इस क्रम में सबसे पहला अपहीवर्स अगर हम लोग देखें तो 1830 के जुलाई में शुरू हुआ फ्रांस में, जहां लुइस फिलिप की कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, जिसकी स्थापना 1815 में वियना कांग्रेस के बाद हुई थी, उसे समाप्त कर दिया गया। परिणाम यह हुए जो पूरे यूरोप में फ्रांस के परिवर्तन का स्पष्ट असर दिखा। यही कारण था कि मेटरनिच ने यहाँ लिखा भी कि अगर फ्रांस को खांसी होगी तो पूरे विश्व को बुखार चढ़ जाएगा। अगर फ्रांस छींकेगा तो पूरे विश्व बुखार के जड़ में समाहित हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति ने फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र को तो समाप्त किया ही, साथ ही ब्रुसेल्स में जहां यह क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, यह यहाँ बेल्जियम ब्रुसेल्स से अलग हुआ और यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड्स से यह भी अलग थलग होता चला गया। तो कहने का मतलब है जो फ्रांस में थोड़ी सी परिवर्तन हुई तो विश्व के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिला। जैसे जुलाई रिवॉल्यूशन ब्रुसेल्स के बारे में मैंने बताया, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands। तो बेल्जियम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान को स्थापित कर ली। तो इस प्रकार राष्ट्रवादी मान्यता यूरोप के अधिकांश उच्च वर्ग लोगों में उत्पन्न हुआ, जिसका प्रतिफल था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक जो पहले ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था 15वीं शताब्दी तक, यहाँ राष्ट्रवादी मान्यताओं के विकास ने स्वतंत्रता आंदोलन को स्थापित कर दिया। 1821 ईस्वी में इन्होंने अपने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू की। सारे यूरोपियन कंट्री भी इसको स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में देखना चाहते थे। इसको मुस्लिम डायनेस्टी से अलग कर देना चाहते थे,
क्योंकि इनके नज़र में ग्रीक जो था वो एंशियंट सिविलाइजेशंस का, एंशियंट कल्चर का क्रेडल माना गया था, इसको पलना माना गया था। अतः जितने भी ग्रीक के वैसे लोग जो एग्जाइल हो गए थे, पोएट्स, आर्टिस्ट, इन सारे लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन के साथ इसके स्ट्रगल को स्वीकार किया ताकि मुस्लिम एम्पायर से इसको स्वतंत्र कराई जा सके। एक इंग्लिश पोएट जिसका नाम लॉर्ड बायरन था, इसने तो फंड तक ऑर्गेनाइज किया था ताकि इस स्वतंत्रता आंदोलन को मदद किया जा सके। लास्टली 1832 में एक समझौता हुआ और उस समझौता को हम लोग ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते हैं। इसके बाद उसके बाद ग्रीक जो है वो पूरी तरह स्वतंत्र होता चला गया। नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम लोग देखें, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स की बात करें तो राष्ट्रवाद के विकास में हम मानते हैं जो थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ये संभव नहीं था, बल्कि संस्कृति की भूमिका भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में वहाँ की संस्कृति, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सब के सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यही सब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करता है। अतः रोमांटिसिज्म को हम एक कल्चरल मूवमेंट के रूप में देखे हैं, जिसने पूरे यूरोपियन कंट्री में एक तरह का नेशनल सेंटीमेंट को प्रोवोक किया, जिसने अपना एक सुनिश्चित स्थान स्थापित करने शुरू कर दी। रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे ये प्रमुख रूप से इस बात पर जोर देते थे जो रीजन और साइंस के साथ साथ इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस, भावना हो, संस्थान हो या माइस्टिकल फीलिंग्स, यह भी लोगों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सोच करके देखोगे तो सुख की चरम काष्ठा क्या होती है, इसको भी रोमांटिसिज्म के माध्यम से स्थापित किया गया। और सबका अंत एक ही समान होता है, यह भी यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। तो रोमांटिसिज्म ने एक नई प्रकार की राष्ट्रवादी पहचान की मान्यता को स्थापित किया। जर्मन फिलोसफर्स जॉन गोल्डफर्स को देखिए तो इन्होंने जर्मन कल्चर को जर्मनी के निर्माण का मुख्य आधार माना। वहाँ के कॉमन पीपल जो डास बोल के नाम जाने जाते थे, वही इस कंट्री का निर्माण कर सकते थे, ऐसी इनकी सोच थी। अतः फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्री, फोल्क डांस, ये सब ही किसी भी कंट्री को कलेक्टिव बिलोंगिंग, सामूहिक जो अपनत्व की भावना है, इसको प्रमोट करता है, जो कहीं न कहीं राष्ट्रवाद को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः इन्होंने फोल्क कल्चर्स को एसेंशियल माना राष्ट्र के निर्माण के लिए। जहाँ तक क्षेत्रीय लैंग्वेज की बात करें तो जितना भी वर्नाकुलर लैंग्वेज हैं, इसको लोकल फोल्कलोर के रूप में जब कलेक्ट किए गए तो हर कंट्री की अपनी पौराणिक इतिहास को दर्शाना शुरू किया और लार्ज ऑडियंस को, जो उस समय मोस्टली इलिटरेट थे, कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की भावना उनमें भरी। आप इसको देखो तो पोलैंड को ले लो या उस समय के ग्रेट पावर्स रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, हर जगह 18वीं शताब्दी के बाद
राष्ट्र को कैसे एकजुट किया जाए, इसमें सांस्कृतिक मान्यताओं को स्थापित करना, भाषा को स्थापित करने पर जोर देना शुरू किया गया। जैसे पोलैंड को लेकर के देखिए, तो यहाँ अपनी भाषाओं को ये जीवित रखना चाहते थे, चाहे वो म्यूजिक के माध्यम से हो। जैसे उदाहरण के रूप में करोल करपंस्की, जिसने नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेराज या म्यूजिक के माध्यम से लोगों में स्थापित किया। वहाँ का जो लोकल डांस फॉर्म्स थे, जिसको मजूरका के नाम जाना जाता था, यह सारे लोगों को यूनाइट करने के सिंबल्स के रूप में डेवलप होती चली गई। तो इस तरह से भाषा की अगर बात करें हम, तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे पोलैंड लैंग्वेज जब रूस के द्वारा पोलैंड को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था, तो वहाँ के लोगों की भाषा पोलिश थी, जबकि रूस यह नहीं चाहता था जो यहाँ के लोग पोलिश भाषा का उपयोग करें, और उन्होंने जबरन उन्हें रशियन लैंग्वेज को अपनाने के लिए बाध्य किया। यही कारण था जो 1831 में यहाँ एक आर्म रिवेलियन हुई। क्लर्जी क्लास के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने पोलिश भाषा का उपयोग करना शुरू किया, और अगर आप देखो तो यहाँ लैंग्वेज प्लेज एज ए वेपन्स ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। रसिया के विरोध में इन लोगों ने जो अपनी भाषा को जीवित रखा, एक प्रकार से इनके विरोध को दर्शाता था। इतना ही नहीं, पोलैंड के द्वारा चर्च गैदरिंग्स हो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हो, सबको अपनी भाषा में दिया करते थे, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को, बिशप को, पेरिस्ट को रशियन अथॉरिटी के द्वारा पनिश किया गया और उनको जेल में बंद कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग नियमित रूप से पोलिश भाषा का प्रयोग करते रहे, और रशियन डोमिनेशंस के विरोध में यह आंदोलन का बहुत बड़ा आधार बना।